वन तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई मूवीज में। फिल्म की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी अंधेरी जगह में फंसी होती है। वो मदद के लिए किसी को कॉल करना चाहती है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे होते। तभी थोड़ी देर बाद उसे कुछ सरकने जैसी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे खींच कर ले जाती है। यहाँ सीन कट हो जाता है। अगले सीन में कुछ दोस्तों का ग्रुप पिकनिक मनाने आया हुआ होता है। वहीं पर उनकी मुलाकात मॉस्को से आई हुई एक लड़के से होती है जो अपने भाई को ढूंढने आया है। वो बताता है कि उसका भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट था और अपने साथी के साथ पास के इलाके में किसी पुराने मंदिर की तलाश में आया था, लेकिन उसी दिन के बाद से दोनों का कोई पता नहीं चला। वो लड़का गुरु को कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ उस मंदिर तक चल सकते हो, मगर उस समय सब मना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है सबका मन बदल जाता है और वो ये तय करते हैं क्यों ना खुद उस मंदिर को देख लिया जाए जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ये लोग उस एरिया तक पहुँचते हैं जहाँ मंदिर था। यहाँ उन्होंने एक लोकल गाइड को भी रखा था जो उन्हें उस जगह तक लाकर छोड़ देता है। इसके बाद बाकी सफर उन्हें खुद ही तय करना होता है। मंदिर तक जाने के लिए एक टैक्सी भी करते हैं, लेकिन ड्राइवर भी उन्हें जंगल के बाहर छोड़ने चला जाता है और कहता है आगे का रास्ता पैदल ही जाना पड़ेगा। अब ये लोग जंगल के अंदर सफर शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें कई पुराने सामान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पहले लोग रहा करते थे। इन्हें एक जीप भी मिलती है जो शायद उसी आर्कियोलॉजिस्ट की थी जिसे वो लड़का ढूंढ रहा था। ये लोग इन चीजों और प्राकृतिक खूबसूरती की तस्वीरें खींचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगा है कि यहाँ के लोकल लोग उन्हें बहुत ही टेढ़ी नजर से देख रहे हैं और उनसे बात भी नहीं कर रहे, जैसे ही उन्हें यहाँ उनका आना बिल्कुल पसंद नहीं। खैर आखिरकार ये लोग उस मंदिर तक पहुँचते हैं जिसे देखने आते हैं। मंदिर बहुत ही विशाल था, उसकी लंबी लंबी सीढ़ियाँ थी और पूरा मंदिर बेलों से ढका हुआ था। अब ये लोग मंदिर के सामने तस्वीर लेने लगते हैं। तभी घोड़े पर बैठे कुछ अन्य लोग वहाँ आ जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो इशारे में इन्हें यहाँ से जाने को कह रहे थे क्योंकि दोनों तरफ की भाषा अलग थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी। ये लोग शायद ये फोटो खींचने से गांव वाले नाराज हैं। हो सकता है कि ये मंदिर उनके लिए पूजा पाठ की जगह हो और उन्हें ये सब अपमान जैसा लग रहा हो, इसीलिए ये लोग कैमरा लौटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही लड़का कैमरा देने पास जाता है, एक गाँव वाला उसी पर तीर चलाकर उसे मार देता है। अब पूरा ग्रुप डर के मारे घबरा जाता है और जान बचाने के लिए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भागता है। नीचे से गाँव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं कि आज के बाद नीचे मत आना। ऊपर जाकर उन्हें दो कैंप नजर आते हैं जो उन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट के थे, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उन्हें मंदिर के ऊपर ही एक गहरा गड्ढा दिखा है। तभी उस गड्ढे से मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। मॉस्को वाला लड़का जिसका भाई आर्कियोलॉजिस्ट था सोचा है कि उसका भाई वहीं अंदर फंसा होगा। वो नीचे जाने का फैसला करता है। सब मिलकर उसे रस्सी से बांधकर धीरे धीरे उतारने लगते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है। वो सीधा नीचे गिर पड़ता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी टांग और कमर बुरी तरह टूट जाती है। ऊपर खड़े लोग सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें सुन सके हैं। अब असली हाल जानने के लिए ये लोग नई रसगुल्ली लगाकर सेशी को नीचे भेजते हैं। सेशी के पास एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी में उसने देखा कि कुएं जैसी इस जगह की दीवारें चारों ओर बेलों से भरी हुई थी, ठीक जैसे उन्होंने बाहर मंदिर पर देखी थी। रस्सी को काफी नीचे तक ले जाने के बाद लेकिन फिर भी गड्ढा गहरा होता रहा कि मैथ्यू तक पहुंचने के लिए उसे कूदना पड़ा। कूदते ही उसका घुटना बुरी तरह चोटिल हो गया। डॉक्टर बताते हैं कि वो हिल भी नहीं पा रहा, मतलब रीढ़ की हड्डी पर चोट है। ये सब ऊपर वालों को भी बताया जाता है। अब मैथ्यू को ऊपर खींचना जरूरी हो गया था। उन्होंने स्ट्रेचर बनाकर नीचे डालने की सोची, मगर एमी जो मेडिकल की स्टूडेंट थी उन्हें रोकती है। वो कहती है कि अगर किसी को की बैक में चोट हो और ऐसे हिलाया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। अब सब परेशान हो जाते हैं। मदद के लिए वो भागकर नीचे गांव वालों के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ गुस्से में लोग उन पर बंदूक तान देते हैं। एमी की हालत देख उनके दोस्त उसे संभालने लगे हैं। रोते रोते एमी बेलों पर गिर पड़ती है। यह देखकर गाँव वाले और भी ज्यादा सहज जाते हैं। एमी गुस्से में बेलों को तोड़कर सामने खड़े बच्चे पर फेंक देती है। उसके बाद जो होता है वो सबके लिए चौंकाने वाला था। गांव वाले उसी बच्चे को गोली मार देते हैं जिस पर बेलें गिरी थी। यही उन्हें समझ आता है कि गांव वाले इनसे नहीं बल्कि इन बेलों से डरे हुए हैं जो मंदिर में फैली हुई थी। एमी का दोस्त समझ जाता है कि अब गांव वालों को एमी को भी इसी वजह से मार देंगे क्योंकि वो भी बेलों से टकरा चुकी थी, इसलिए वो तुरंत वापस मंदिर के ऊपर ले जाते हैं। ऊपर बाकी लोग स्ट्रेचर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एमी और उसका दोस्त उन्हें बताते हैं कि गाँव वाले इन बेलों से बहुत डरे हुए हैं, लेकिन क्यों ये किसी को समझ नहीं आता। खैर स्ट्रेचर बन जाने के बाद उसी रस्सी से जिसे पहले से नीचे उतरी थी स्ट्रेचर को भी गड्ढे में उतारा जाता है। रस्सी छोटी पड़ जाती है तो एमी और स्टेसी मिलकर मैथ्यू को स्ट्रेचर पर रखाते हैं। इस दौरान मैथ्यू बहुत दर्द से चिल्लाता है। बड़ी मुश्किल के बाद दोनों लड़कियों को मैथ्यू समेत ऊपर लाया जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद एमी और जैक जो दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे मैथ्यू की हालत फिर से चेक करते हैं। जान से उन्हें शक हो जाता है कि शायद वो कभी चल नहीं पाएगा। फिर
फिर भी सबको उम्मीद बनाए रखने के लिए वो कहते हैं कि मैथ्यू को जरा भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था यहाँ से निकलने का, क्योंकि नीचे गाँव वाले खड़े हैं जो मौका मिलते ही उनकी जान ले सकते हैं। इन्हें रात भर कोई रास्ता सोचना था। तभी एमी को पुराने ऑर्कोलॉजिस्ट के बैग में जीप की चाबियां मिलती है और एक और लड़के को उनकी फ्लाइट टिकट्स भी मिल जाती है जो अगले दिन की थी। ये देखकर सबको थोड़ी उम्मीद बनती है कि अगर कल फ्लाइट पर कोई नहीं पहुंचेगा तो एयरलाइन वाले जरूर यहाँ तलाश में आएंगे और शायद उन्हें बचा ले। रात में दिखाया जाता है कि एमी स्टेसी के घुटने का इलाज करती है और रोते हुए कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे यहाँ आने की जिद ही नहीं करनी चाहिए थी। सुबह होते ही एक साथी बैलो के पास जाता है। वहाँ उसे बैलो में फंसी हुई इंसानी हड्डियाँ मिलती है। यह देख वो डर जाता है। तभी स्टेसी भी नींद से उठकर घबरा जाती है और चीख पड़ती है। सब भागकर वहाँ आते हैं और देखते हैं कि उसी रोड से वही बेले बाहर निकल जाती है जो मंदिर में फैली होती है। सब मिलकर बेलो को खींचकर बाहर निकालते हैं, अलग फेंक देते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वे बेले स्टेसी के शरीर के अंदर भी बढ़ने लगी थी। अब उसी घाव से बेले को खींचते हैं, लेकिन स्टेसी कहती है कि उसके पेट के अंदर भी कुछ चल रहा है और जलन हो रही है। तब उसे समझ आता है कि ये पौधा बेहद खतरनाक है, ये इंसान या जानवर को भी मार सकते हैं और उनके डीएनए से भी जुड़ सकते हैं। नीचे जाते वक्त स्टेसी कई बेलों से टकराई थी और उनके पोलन उसके कपड़े पर चिपक गए थे, वही उसके शरीर में जाकर फैलने लगे थे। इसी बीच मैथ्यू भी दर्द से चीखने लगा था। अब एमी उसके पास जाती है तो सब देखते हैं कि उसके दोनों टांगे बेलों से पूरी तरह लिपटी हुई है। जैक उसकी मदद करने की कोशिश करता है और बेलों को हटाता है, लेकिन बेलों ने उनके अंदरूनी हिस्से को बुरी तरह जख्मी कर दिया था और इतनी गहरी चोटों को साफ करना आसान नहीं था। तभी मंदिर के गड्ढे से फिर से फोन बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। सब तय करते हैं कि फिर नीचे जाकर देखना पड़ेगा। एमी और स्टेसी नीचे उतरते हैं और आवाज का पीछा करते हुए एक सुरंग तक पहुंचते हैं जो पूरी तरह बेलों से ढकी हुई थी। मजबूरी में उन्हें बेलों पर चलते हुए आगे बढ़ना पड़ा। वहाँ उन्हें एक लड़की दिखाई दी जिसके हाथ में मोबाइल था। वो लड़की मरी हुई थी और उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें भी धूअर हो चुकी थी। डर के मारे वो उनका फोन छीन लेते हैं, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। फिर सवाल उठा है कि फोन बज ही क्यों रहा था। तभी उन्हें एहसास होता फोन ही दरअसल ये बेले ही फोन जैसी आवाज निकाल रही थी। एमी हैरानी से उन फूलों को छू लेती है और तुरंत बेले उसी बाह पर जकड़ जाती है। किसी तरह साथी उसे छुड़ाते हैं और दोनों भागने लगते हैं, लेकिन बेले उनके सामने दीवार बनाकर रास्ता रोक देती है। दोनों बेलों से हटकर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर बेले उनके पैरों को लपेटकर गिरा देती है और पूरी ताकत से उन्हें खींचने लगती है। एमी किसी तरह बेलों से बच जाती है, लेकिन स्टेसी पूरी तरह उनमें फंस चुकी थी। एमी पूरी ताकत लगाकर स्टेसी को पकड़ती है और खींचते खींचते रस्सी वाली जगह तक ले जाती है। ये दोनों मिलकर जोर जोर से चिल्लाती है। ऊपर खड़े उनके दोस्त रस्सी को खींचते ऊपर जाते वक्त बेले बार बार उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत से वो समय रहते बाहर निकल जाते हैं, वरना उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती। ऊपर आने के बाद दोनों बुरी तरह हिल चुकी थी और सबको नीचे हुए डरावने हादसे के बारे में बताती है। गुरु के बाकी लोग पूछते हैं अब आगे क्या करें। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी एक लड़का कहता है कि हमें गाँव वालों से मदद लेनी चाहिए, लेकिन जैक याद दिलाता है कि जो नीचे जाएगा गाँव वाले उसे मार डालेंगे। ये उसने अपनी आंखों से देखा है। तभी एक और साथी कहता है याद करो हमने यहाँ होटल बुक किया था और जो लोकल टूरिस्ट हमें छोड़कर गया था वो जरूर हमें ढूंढने वापस आएगा। हमें बस इसी तरह जिंदा रहना है जब तक कोई मदद के लिए ना आ जाए। लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि उनके पास खाने पीने का सामान बेहद ही कम था। सिर्फ एक सैंडविच था जिसमें से हर किसी को एक एक टुकड़ा ही मिल सका था। जैक अपना हिस्सा मैथ्यू को दे देता है क्योंकि उसकी हालत सबसे बुरी थी। उसका शरीर अंदर तक इन्फेक्शन से भर चुका था और जान पर बन आई थी। तभी साथी कहते हैं कि अगर मैथ्यू को बचाना है तो उसकी टांगें काटनी ही पड़ेगी। सब जानते थे कि ये बेहद दर्दनाक होगा। जैक उसे शराब पिलाता है ताकि दर्द सह सके। उसके मुंह में बेल्ट डाल देता है। फिर ऑपरेशन शुरू होता है। जैक पत्थर को लाल करके मैथ्यू की टांग पर मारता है और फिर तेजी से चाकू से मांस और टांग काट देता है। मैथ्यू चीख चीख कर दर्द से तड़प रहा था, लेकिन रोते रोते कान बंद कर लेता है। आखिर में जैक गरम तवे पर उनकी घाव सील कर देता है ताकि खून ना बहे और बैक्टीरिया अंदर ना जाए। ये भयानक सीन खत्म होते ही सब कैंप के बाहर आ जाते हैं। एमी और जैक मैथ्यू की हालत पर बात कर ही रहे होते हैं। तभी बाकी देखते हैं कि बेले आगे बढ़ रही है और मैथ्यू की कटी हुई टांग को अपने अंदर समा रही है। अब साफ हो गया था कि ये बेले नरभक्षी थी, इंसानी मांस खाती थी और यही वजह थी कि गांव वाले इन पौधों से खौफ खाते हैं। रात को जैक नीचे भागने का सोचता है, लेकिन रास्ते में देखता है कि गांव वाले अब भी मंदिर की निगरानी कर रहे थे। ऊपर स्टेसी जोर जोर से रो रही थी। एमी दूसरे साथी के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। इसी बीच स्टेसी को कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो गलतफहमी में गुस्से से बाहर आती है और एमी पर
चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आवाजें पौधे की थी जो खुद को खींच रही थे। शोर सुनकर जैक ऊपर लौटा है और स्टेसी अपने पति को एमी के खिलाफ भड़काने लगती है। उसका पति गुस्से में स्टेसी को डांटा है, लेकिन इस झगड़े में किसी का ध्यान मैथ्यू की तरफ नहीं जाता। पीछे बेलो ने मैथ्यू को पूरी तरह घेर लिया था। वे उसकी नाक और मुंह से अंदर घुसने लगी थी। थोड़ी देर में ही बेलो ने उसका दम घोटकर उसकी जान ले ली है। जब तक जैक देखता है सब खत्म हो चुका था। उसने बेले खींचने की कोशिश की, लेकिन अब मैथ्यू मर चुका था। ये देखकर स्टेसी और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बेले उसके शरीर में भी है। उसे यकीन हो जाता है कि अब अगली बारी उसी की है। घबराकर वो चाकू उठा ले। वो कहती है कि मैं अपने शरीर को काटकर बेलो को खुद ही निकाल दूंगी। उसका साथी उसे रोकता है, लेकिन स्टेसी उसे धक्का मारकर अलग कर देती है। सब मिलकर उसे काबू पाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक मंदिर की सभी बेलों के फूल स्टेसी की आवाज में बोलने लगते हैं। वे उसकी कही हुई बातें हूबहू दोहराते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि इन बेलों का अपना दिमाग है, इसी वजह से ये इंसानों की नकल कर पाती है। सुबह होते ही शेफ और एमी बैठे होते हैं कि देखते हैं कि गांव वाले फिर से आए हैं। इस बार वे मंदिर के चारों ओर ढेर सारा नमक डाल रहे होते हैं ताकि बेले बाहर ना जाए। जेफ एमी से कहता है कि ये बेले पुरानी प्रजाति है जिसने समय के साथ बदलकर इंसान खाने की ताकत हासिल कर ली है। जैसे ही वो लोग बात कर रहे थे, उनका दोस्त बाहर आता है और बताता है कि स्टेसी की हालत और भी बिगड़ गई है। सब दौड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि बेले अब उसके पैरों के अंदर बहुत तेजी से फैल रही होती है। जेफ चाकू लेकर उसके काटकर बेलों को निकालने की कोशिश करता है। तभी स्टेसी कहती है, मुझे लगता है कि कुछ मेरे शरीर के अंदर भी है। सब उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद जब स्टेसी पानी पी रही होती है तो सबको साफ दिखा है कि बेल सच में उसके सिर के अंदर चल रही है। सब लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं और स्टेसी को भी समझा देते हैं कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वो सब सोने चले जाते हैं, लेकिन अब आँख खुलती है तो स्टेसी वहाँ नहीं होती। वो पहले ही बाहर जा चुकी होती है। बाहर जाते ही बेले आवाज की नकल करने लगती है। ये सुनकर स्टेसी पूरी तरह से डर जाती है और अपने ही शरीर से चाकू के गहरे कट लगाने लगती है। अब बाकी लोग बाहर आते हैं तो जमीन पर उसका खून बहकर एक छोटी सी नदी जैसा बन चुका होता है। जेफ उसे रोकने जाता है, लेकिन स्टेसी उसे चाकू मार कर धकेल देती है। उससे उसका हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी उसका पार्टनर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में स्टेसी गलती से उसके सीने में चाकू घोंप देती है। सबके सामने उसका पार्टनर मर जाता है और बेले तुरंत उसका शव खींचकर अंदर ले जाती है। स्टेसी रोते हुए एमी से कहती है, कृपया मुझे मार दो। एमी प्यार से उसे रोकती है, लेकिन जेफ सच्चाई जानता है। वो स्टेसी को दर्द से मुक्ति करने के लिए उसे खत्म कर देता है। उसके बाद जेफ उसका खून एमी के पूरे शरीर पर लगा देता है और उसे जीप की चाबी थमा कर कहता है, जो भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, तुम मत रुकना। जेफ जानता है कि सिर्फ एक ही इंसान यहाँ से जिंदा बच सकता है। वो एमी को मरा हुआ देकर नीचे ले जाता है और खुद सामने जाकर गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। गांव वाले जेफ को देखते ही उस पर तीरों से बरसात कर देते हैं। वो दर्द से तड़प रहा होता है। आखिरकार गांव का नेता उनके सिर पर एक तीर मारकर उसकी जान ले लेता है, उसके दर्द को खत्म कर देता है। उधर मौका पाकर एमी पीछे के रास्ते से भाग निकलती है। गांव वाले उसे देखकर पीछे से तीर चलाते हैं। कई तीर उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन किस्मत से एमी बच जाती है। वो बिना रुके लगातार भागती रहती है। आखिरकार उसे एक जीप मिलती है। किसी तरह इंजन स्टार्ट होता है और वो रोते हुए जंगल से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी जीत अधूरी थी क्योंकि उसने अपने सारे दोस्त और साथी खो दिए थे। और भी डरावनी बात, उसके सिर पर अब भी बेलों का एक निशान दिख रहा था। इसका मतलब वो भी कहीं न कहीं इन बेलों से संक्रमित हो चुकी थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में दो और दोस्त उसी मंदिर के पास जाते हैं उसकी हिस्ट्री पढ़ने, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब उनकी जान जाने वाली है और यही फिल्म खत्म हो जाती है।